हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी केयर शुरू। आज हम रीजनिंग सेक्शन के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर का आखिरी पड़ाव पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उसे देखने के बाद इसे आप देखेंगे तो वादा करता हूँ आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिए गए चार ऑप्शंस में आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। ऊपर लिखा गया है अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। एटॉमिक एज, स्टोन एज, मेटेलिक एज और एलॉय एज। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, तो आपको मालूम होगा जो आदि मानव थे सबसे पहले उन्होंने पत्थर का खोज किया था। फिर उसके बाद मेटल आया, फिर एलॉय आया, फिर बाकी सब चीज़ें आई हमारी। तो सी सी सबसे पहले हो जाएगा हमारा इसमें से। स्टोन के बाद अगर तीन ऑप्शन देखें, एटॉमिक, मेटेलिक और एलॉय, तो एटम एटम की खोज कहाँ हुई थी? मेटल के अंदर हुई थी, तो एटॉमिक गैस तो पहले आएगा नहीं। मेटल के बाद एटम का खोज किया गया था, तब इस मतलब पहले मेटेलिक एज आएगा और मेटल से ही एलॉय बनती है। तो फिर सी के बाद क्या आएगा? बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। पहले मेटल बना, फिर मेटल से एलॉय बनाएगी। एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है और फिर उन मेटल्स के अंदर एटॉमिक एटम्स का खोज किया गया, तो उसको बताया था एटॉमिक एज। आंसर हो जाएगा सी बी डी ए सेकेंड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप जनरली देखो, सब्जी कैसे बनाते हो आप? मार्केट जाते हो, पहले सब्जी लाते हो, फिर उसको कटिंग करते हो, कटिंग करने के बाद उसे पकाते हो और फिर खाते हो। तो सिंपल इसी चीज़ को आपको आपके सारे ऑप्शन में यही चीज़ दी गई है, ऑर्डर में करना है। तो वेजिटेबल कटिंग, फूड, मार्केट, कुकिंग। तो फर्स्ट आएगा बी, मार्केट जाते हैं। ए, सब्जी लाते हैं, फिर इसको हम कटिंग करते हैं। सी, फिर कुक कर देते हैं और कुक करना तो इसे खा लेते हैं। बी ए सी डी ई सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट सेकंड में भी डिस्कस किया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। डेस्टिनेशन, बोर्डिंग, प्लानिंग, बुकिंग, ट्रैवल। आपको ट्रैवल करना है तो पहले आप क्या करोगे? प्लान करोगे आपको कहाँ जाना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा आपको? ई ऑप्शन, प्लानिंग। और ई ऑप्शन आपका केवल सेकेंड ही चालू हो रहा है, तो देख लो क्या बी आएगा या फिर कुछ और आएगा। तो ई के बाद बी लिखा है बुकिंग, तो प्लानिंग का क्या करोगे आप? बुकिंग करोगे, बिल्कुल करेक्ट। सी, बुकिंग के बाद फिर आप क्या करोगे? उसको बोर्डिंग करोगे। डी, जब बोर्डिंग करो तो आपकी यात्रा चालू हो जाएगी, आप ट्रेवल करोगे। उसके बाद ए, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है। जो मैंने पार्ट टू में क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि जब भी हम ट्रेवल कर रहे थे तो पहले हम डेस्टिनेशन को डिसाइड कर रहे थे, हमें जाना कहाँ है। तो उसमें डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन हमारा पहले आया था और इसमें लास्ट में आ रहा है। अगर आप डेस्टिनेशन को पहले कर दोगे तो आपका केवल एक ही ऑप्शन है, थर्ड। एक बार जरा चेक कर लो क्या सही होगा। ए देखो, थर्ड में क्या है हमारा? पहले ए दिया है डेस्टिनेशन, उसके बाद बी दिया है डेस्टिनेशन के बाद हम इसकी बुकिंग करेंगे, फिर सी दिया है, फिर हम ट्रेवल करेंगे, और फिर डी, ट्रेवल। उसके बाद लास्ट में दिया है ई, प्लानिंग। क्या कई प्लानिंग हमारा सारा काम होने के बाद होता है कि शुरू में होता है? तो गलत है ना, इस हिसाब से हमारा आंसर थर्ड गलत हो जाता है। मेटल, प्यूरिफिकेशन, अलॉय, स्पेयर पार्ट्स और। ऐसा क्वेश्चन हम पार्ट टू में बहुत सारा डिस्कस किए हैं। माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग मतलब खुदाई करते हैं सारे मेटल्स को, या जो भी हमारी कॉस्टली चीज़ें होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, सब धरती के अंदर से निकलता है, तो माइनिंग करना पड़ता है। तो माइनिंग करने के बाद जो हमारा निकलता है ना मेटल सब्सटेंस, उसको और बोलते हैं, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, तो सी फर्स्ट में आएगा। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? प्योर करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस स्टेप्स के थ्रू उसको लेके जाते हैं तो प्यूरीफाई हो जाता है हमारा, तो डी। उसके बाद मेटल बन के आ जाता है हमारा ए। फिर उस मेटल से हम बहुत सारे अलॉय बनाते हैं आपस में मिक्स करके, और फिर स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स मतलब होता है वो पार्ट जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे काम में होता है, तो फिर काम की चीज़ें हम बनाते हैं, तो सी डी ए बी ई थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कलर्स इन रेनबो। रेनबो में सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो आपको मालूम है रेनबो जो होता है इंद्रधनुष, उसमें 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर आपको पढ़ा होगा साइंस में, VIBGYOR पढ़ा है ना, 7 कलर्स। V फॉर वॉलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और रेड, R फॉर रेड। इनको हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हैं। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वी का वेवलेंथ सबसे, वॉलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ये अपने साइंस में पढ़ रखा है। और यही 7 कलर्स हमारे रेनबो में भी होते हैं। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा इनको? तो देखो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वॉलेट, येलो। तो पहले हम सी को रखते हैं, वॉलेट। उसके बाद क्या आएगा हमारा? इंडिगो दिया है, नहीं। ब्लू दिया है, नहीं। ग्रीन दिया है, हाँ, तो बी आ जाएगा, CB। फिर येलो दिया है, D। उसके बाद ऑरेंज दिया है, E। और फिर रेड दिया है, A। देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा जो इसको मैच करता है, CBDEA। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले आप इस वर्ड का मतलब समझो। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना। और टाइम के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करना? जो चीज़ पहले हुई थी उन्हें पहले रखना, फिर उसके बाद जो हुआ तो उसको रखना। ऐसे ही ऑर्डर को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये होता है किसी चीज़ को क्रोनोलॉजी में रखना। अगर कोई चीज़ हमारी टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में रखी गई है तो उन्हें बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप करते हैं। इसमें क्या है जरा नाम पढ़ते हैं एक बार। S राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद और VV गिरी। इनको पढ़ने से लगता है, अगर आपने थोड़ा सा भारत के प्रेसिडेंट के बारे में स्टडी किया है तो आपको मालूम होगा कि ये सब लोग प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रह चुके हैं। तो इनको टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाना है इनको। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको मालूम है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो बी आएगा हमारा फर्स्ट। और इनमें से मान लो आपको ये मालूम है और अब्दुल कलाम का मालूम है, बी और ई। तो APJ अब्दुल कलाम अभी 10 ईयर्स बैक, 10 to 12 ईयर्स बैक थे हमारे। तो APJ अब्दुल कलाम लास्ट में आएंगे हमारे। तो बी से स्टार्ट होगा और ई से खत्म होगा। कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा? हाँ, थर्ड और सेकंड। बाकी फोर्थ नहीं है और फर्स्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? या तो थर्ड होगा, नहीं तो फिर सेकंड होगा हमारा। अब बी के बाद इस दोनों में दिया है हमारा ए मतलब S राधाकृष्णन, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। फिर सेकंड में दिया है C और थर्ड में दिया है D। यही आपका आंसर बता देगा। C ज्ञानी जैल सिंह और D VV गिरी। देखो ये थोड़ा सा आपको मतलब, अगर ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको मालूम होगा वही कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि C और D में, यानी जैल सिंह और VV गिरी में, पहले VV गिरी जी आए थे 80 के आसपास, 1980 के आसपास। और उसके बाद फिर ज्ञानी जैल सिंह आए थे 85 के आसपास। तो आंसर क्या हो जाएगा? BADCE। BADC मतलब थर्ड हमारा आंसर है। ये भी आपको बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहा है? अरेंज द फॉलोइंग इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वही टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाना है। कौन कौन से इंडियन जिनके नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनको सबको लगाना है। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज, ये जीके में हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन जिसे नोबेल प्राइज मिला था उनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था। तो सी तो भैया सबसे पहले आ गया। ठीक है। उसके बाद चीज़ें अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, वरना ये क्वेश्चन आपको परेशानी में डाल सकता है। तो उसके को सी से सारे ऑप्शन चालू है। तो देने वाले को ये मालूम है कि सबको ही मालूम होता है, इसे सबका ऑप्शन में पहले सी डाल दिया है। अब सी के बाद क्या आएगा? अमर्त्य सेन, अभी भी इधर बंगाल में है, बंगाल के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। सी वी रमन हम लोग पढ़ते थे, एक लेसन में हुआ करता था, हम लोग स्टडी करते थे। तो सी वी रमन साइंटिस्ट थे और इन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था। और ये करीब 1930 के आसपास, 1920-29 में इन्होंने खोज किया था और 30 में जाकर इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये मतलब कि
काफ़ी पहले की बात है, चलो देख सकते हैं शायद ई आए। मदर टेरेसा के बारे में हमने 1980 में पढ़ा था। मदर टेरेसा अगर हमने जो अगर लाइफ हिस्ट्री इनकी पढ़ी है तो मालूम होगा कि मदर टेरेसा 1980 के आसपास इंडिया में मतलब कि आई थी। वेंकट रमन रामकृष्णन तो खैर अभी भी ये लिविंग पर्सन है, अभी भी आज के डेट में ये। तो इनको 10 to 12 ईयर्स बैक इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के लिए। तो इनको जरा अरेंज करते हैं। तो अब देखो इनमें सबसे सी के बाद क्या आ सकता है। वेंकट रमन अभी है, मदर टेरेसा 1980 में आई थी। अमर सेन अभी भी बंगाल में भी है, जो 2000 के आसपास इनका बड़ा नाम आया था। फिर सीवी रमन। तो इन सब में रविंद्रनाथ टैगोर को छोड़कर कौन बचता है पुराना हमारा, तो सीवी रमन बचते हैं। तो सी के बाद क्या आएगा, ई। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट में और फोर में। तो आंसर हमारा फर्स्ट और फोर में से कोई एक होने का है, बाकी हमारा थर्ड और सेकंड चलेगा। अब देखो दोनों में बी दिया है, तो मतलब ट्रेसा मतलब कि आएंगी ही आएंगी। फिर फर्स्ट में ए और फोर्थ में डी दिया है, ये आपका आंसर डिसाइड कर देगा। ए और वेंकट रमन, मैंने बोला वेंकट रमन को 10 to 12 ईयर्स बैक मिला था, तो वेंकट रमन तो बाद में हो गए। उनके पहले 2000 में बड़ा नाम कमाया था अमर सेन, 2000 के आसपास। तो ए आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है मालूम है तब कर पाओगे, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा सी ई बी ए डी। सी ई बी ए डी फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। फीडबैक, टीच, रिटीच, प्लान, रिप्लान। आप पढ़ाते कैसे हो, पहले प्लानिंग करते हो, उसके लिए पहले आप प्लानिंग करोगे कैसे पढ़ाना है, फिर आप जाकर पढ़ाओगे। पढ़ाने के बाद आप फीडबैक आपको मिलेगा, आपने कैसा पढ़ाया। उस फीडबैक के बाद अगर आपकी जैसा भी फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा से प्लान करने जाओगे। अच्छा फीडबैक, बुरा फीडबैक जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लान करोगे, जब रीप्लान करोगे आप, उसके बाद फिर जाकर आप दोबारा पढ़ाओगे तो रीटीच करोगे। डी बी ए ई सी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सोइंग, प्लाइंग, वाटरिंग, मैन्योरिंग, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या हुआ, फसल की कटाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं या प्लॉइंग करते हैं या वाटरिंग या मैन्योरिंग या हार्वेस्टिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, तो बीज लगाते हैं। लेकिन आप इसमें वर्ड है प्लॉइंग। प्लॉइंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपको खेत में फसल लगानी है, तो पहले देखोगे कि उसमें ज़्यादा घास अगर निकल गई है, तो घास या जो भी खरपतवार होता है अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उनको मारना पड़ता है। तो सबसे आसान तरीका बताया गया कि आप जो भी फील्ड है उसको आप फ्लो कर दो, तो बड़े बड़े टुकड़े में फ्लो हो जाता है। उससे क्या होता है कि जितने भी घास हैं, खरपतवार है, उन सबकी जड़ें जमीन से उखड़ जाती है, और फिर क्या होता है वो धूप पड़ने पर कुछ दिन बाद सूख जाती हैं। उसके बाद अगर आप फसल लगाओगे तो आपके खेत में अच्छी फसल मिलती है। तो उसके बाद फिर हम सीड डालते हैं, फिर सोइंग के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो सोइंग और प्लॉइंग फर्स्ट में क्या आएगा हमारा, प्लॉइंग आएगा। फर्स्ट हम प्लॉइंग करते हैं ताकि सारे खरपतवार मर जाएं, सारे घास वगैरह जड़ों से टूट जाएं और सूख जाएं। उसके बाद फिर हम सीड लाएंगे और उसे हम सो करेंगे, बोने का प्रोसेस। ए आएगा सी के बाद। और फिर जब हम सीड डाल देंगे तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी हमको, वाटर की, ताकि हमारे पौधे बड़े बड़े थोड़ा सा हो जाए। ई, वाटरिंग करेंगे, पानी डालेंगे, और जैसे पानी डालेंगे थोड़ा पौधे थोड़ा सा बड़े होंगे तो फिर मैन्योरिंग करेंगे। मैन्योर होता है फर्टिलाइजर का यूज़ करके डालना, खाद की छिड़काव करना, इसे मैन्योरिंग बोलते हैं। एक और बोलता है मैन्योरिंग मतलब मैनुअल वर्क करना, ये भी मैन्योरिंग के अंदर आता है। तो देखो खादों का छिड़काव भी करते हैं हम लोग, और थोड़ा बहुत जो घास वास होती है उसको भी हम लोग हाथों से निकालते हैं। तो बी आएगा। उसके बाद फिर हम जब फसल हमारी बड़ी हो जाएगी तो फिर उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो सी ए ई बी डी कहाँ है, फर्स्ट। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मदर, मिल्क, स्माइलिंग, इन्फेंट, क्राइंग। बहुत इजी है, कॉमन क्वेश्चन है। इन्फेंट बताया था आपको, इन्फेंट बहुत छोटा बच्चा होता है जिसे बहुत इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है। इन्फेंट को दूध कब पिलाया जाता है, जब वो रोता है। बोलता तो है, बोल तो पाता नहीं बेचारा, तो रोना मतलब क्या है, अगर इन्फेंट रो रहा है मतलब उसको भूख लगी है, तो फिर उसे क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। तो बी डी सी। दूध कौन पिलाएगा, नहीं सॉरी, दूध कौन पिलाएगा, माँ।
तो क्राई करने पर माँ समझती है उसके रोने के मतलब, और फिर उसको दूध पिलाती है, फिर बच्चा स्माइल करने लगता है। तो BDACE कहाँ है? सेकेंड ऑप्शन। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सैलरी, एम्प्लॉयमेंट, कॉलेज, चाइल्ड और स्कूल। तो कोई बच्चा है, उसके लाइफ के स्टेज के बारे में बताया गया। अगर छोटा बच्चा होगा, बी, फिर उसके बाद वो स्कूलिंग करेगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर उसको जॉब लगेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, और उसके बाद उसको सैलरी मिलेगी। तो BDECA पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन्हें में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, चाइल्ड, मैरिज, एजुकेशन, प्रोफेशन, इन्फेंट। इन्फेंट सबसे छोटा, और इससे बड़ा चाइल्ड। जब इन्फेंट चाइल्ड बनेगा तो फिर इसको एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन के बाद उसका प्रोफेशन या फिर मैरिज। पहले क्या होती है, शादी या प्रोफेशन में जाता है आदमी, प्रोफेशन के बाद जब प्रोफेशन आ जाएगा, जॉब लग जाएगी, उसके बाद शादी हो जाती है। तो फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ये ऑप्शन कहाँ है हमारा? थर्ड। कर्ड, बटर, काउ, ग्रास, मिल्क। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले क्या होगी हमारी, जो गाय होगी वो घास खाएगी, घास खाने में क्या देती है, दूध देती है, उससे दही बनेगा, फिर बटर बनता है उस दही से, और फिर लास्ट में घी भी बनता है। तो 5 2 4 1 3 फोर्थ। रेड स्नैक फील्ड ईगल ग्रेन, बहुत आसान है। ईगल स्नैक को खाता है, स्नैक रेड को खाता है। रेड क्या खाता है, ग्रेन खाता है, अनाज। यहाँ लिखा है ग्रेन मतलब अनाज, और अनाज कहाँ निकलता है, फील्ड में। तो बस हो गया, फील्ड में अनाज निकलेगा, उसे रेड खाएगा, चूहा खाएगा, चूहा को स्नैक, और फिर वो ईगल खा जाएगा। आंसर कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये पहला। प्यूपा, मोथ, लार्वा, एग्स। बता चुका हूँ प्यूपा क्या है, लार्वा क्या होता है। एक मतलब अंडे से, जो अंडा होता है ना, अंडे से पहले क्या निकलता है, लार्वा। पहले लार्वा आता है अंडे से, और फिर उस लार्वा के बाद क्या बनता है, प्यूपा, और फिर लास्ट में मोथ बन जाता है। मोथ हम लोग बोलते हैं टिड्डा को, सुग्गा को मोथ बोलते हैं। तो 4 2 1 3 कहाँ है, 4 2 1 3 थर्ड है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें के बारे में बताया हूँ, मैं सारे पार्ट बता चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों बता चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं इनके बारे में। पीपा का और भी क्या बोलते हैं, लार्वा को और क्या बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में डालना है एरिया के अकॉर्डिंग। साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, या फिर जीके अगर हम पढ़ाया तो आपको याद होगा कि हमारे वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उनको जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, एशिया। मैं बोल देता हूँ आपको, एशिया, उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको एरिया वाइज लगाना है। तो एशिया का नाम तो कहीं है नहीं, तो नहीं, इससे बाद कौन सा नंबर आता है, अफ्रीका का मतलब सेकंड, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका का आता है तो फिफ्थ, फिर साउथ अमेरिका का फर्स्ट, फिर अंटार्कटिका का नाम नहीं है, फिर यूरोप का नाम है तो थर्ड, और लास्ट में क्या आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं, तो फोर्थ। तो 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, ये फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आप, वीनस, मरकरी, अर्थ, जुपिटर और मार्स असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये क्या है, नेम ऑफ द प्लैनेट्स, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा होता है हमारा, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, उसके बाद मार्स, फिर आता है हमारा जुपिटर। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, थर्ड में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, पेजेस, लाइब्रेरी, कैटलॉग, बुक रैक और बुक्स। देखो, जो लाइब्रेरी तैयार कैसे की जाती है, बुक्स से, और बुक्स किस पर रखी होती है, रैक पर रखी होती है ना, अलमारियों पे, तो उन्हें बुक रैक बोलते हैं। बुक में क्या क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, पेजेस सारे कलेक्ट करके उनको हम बाइंड कर देते हैं तो हमारा बुक बन जाती है। ठीक है ना।
अब पांचवा आता है कि कैटलॉग क्या चीज होती है। कैटलॉग मतलब क्या होता है? कैटलॉग होता है लिस्ट ऑफ द आइटम्स। कैटलॉग क्या होता है? लिस्ट ऑफ द आइटम्स। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ फिट करता है ये। तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे? पेज आएगा, पेज को करेंगे कलेक्ट और बाइंड कर देंगे तो बुक्स बन जाएगी हमारी। बुक्स को हम रैक पर रख देंगे तो हमारे बुक रैक वो कहलाएगा। जब रैक पर रखेंगे, उसमें काफ़ी सारे रैक्स रखी होती हैं, एक रैक तो होती नहीं है, काफ़ी सारी रैक रखी होती है हमारी। तो सारी रैक, जैसे मान लो कोई हमारे पास बुक है तो बुक को हम कहाँ रखेंगे? किसी भी रैक पर थोड़ी नहीं रखेंगे ना। जो सिलेक्टेड होगा, जो प्रॉपर उसके लिए रैक होगा उसी पर रखेंगे। मतलब इसके लिए आपको क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए जिस पर लिखा होगा कि ये इस प्रकार की बुक इस रैक में रखनी है। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? कैटलॉग होना चाहिए। मतलब कैटलॉग आप तैयार करोगे, उस कैटलॉग के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप? अपनी सारी बुक को रखोगे और जब ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा हमारा? पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी बन के रेडी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? थर्ड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मतलब कि इस नॉर्मल क्वेश्चन कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं हम। ये वोकैब बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वैसे सारे सारे मतलब कि एक मैनेजरियल वर्ड्स भी हैं और टेक्निकल वर्ड्स भी हैं, तो थोड़ा समझना थोड़ा सा कठिन होगा नॉर्मल पर्सन को। फिर भी ट्राई करते हैं। अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, परसेप्शन, सेंसेशन, स्कीम फॉर्मेशन। अब आप जरा ध्यान से देखो किसको पहले क्या डाले। पहले आपके सारे वर्ड्स का मतलब मालूम होना चाहिए। अकोमोडेशन जो नॉर्मल है, ज़्यादातर इसका हमने पढ़ा है इंग्लिश में। अकोमोडेशन मतलब होता है किसी को घर देना, आवास देना, रहने का स्थान देना, ये होता है अकोमोडेशन। अब इसको अकॉर्डिंग टू अपने सेंस के अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ करते रहते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है जैसे खाना आदमी खाता है ना, कोई बात या कोई निवाला से निगलना, इसमें से होता है किसी चीज़ को निगलना, ऑब्जॉर्व करना, अपने अंदर उसको समा लेना, ये होता है एसिमिलेशन। परसेप्शन होता है आपका अंतर ज्ञान, जैसे आपने कोई चीज़ देखा, समझा, है ना, आपको फील आई, उसके उसके जैसे आपको फील आई, उसके लिए जो आपके अंदर जो नॉलेज बैठेगा उसे परसेप्शन बोलते हैं। खुद का एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज उसको परसेप्शन। सेंसेशन क्या होता है? देखो सेंसेशन मतलब दो होता है। एक नंबर सेंसेशनल न्यूज, मतलब एक ऐसी न्यूज जो आपको एक्साइट कर दे, मतलब आपके माइंड नॉर्मल था, आपको थोड़ा सा अपर लेवल पर लेकर चला जाए, तो इसका मतलब है कि ये भी होता है, आपको एक्साइट कर दे, आपके आपके अंदर एनर्जी भर दे, ये होता है सेंसेशन का मतलब। एक और दूसरा क्या होता है? सेंसेशन होता है जैसे आप किसी चीज़ को टच किया, तो टच करेंगे तो आपको एक फील आएगी। मान लिया अपने आप अचानक है आपने ठंडे अपने आइस को टच कर दिया तो आपके अंदर क्या होगा? एक फील आएगी, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग सेंसेशन। ठीक है। स्कीम फॉर्मेशन, स्कीम फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ को रेडी करना, बनाना, जैसा भी आपको बनाना है। मतलब स्कीम मतलब कोई भी चीज़ आपको दी गई उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को रेडी कर देना, ये होता है स्कीम फॉर्मेशन। अब देखो, तो स्कीम को फॉर्म करोगे जब आपके पास आइडिया होगा किसी चीज़ के लिए। और आइडिया कैसे आएगा? जब आपके पास ज्ञान होगा उसके बारे में। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस बेस्ड ज्ञान होगा। और वो कब होगा? जब आप किस चीज़ को फील करोगे। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें से क्या आएगा? आपको सेंसेशन हुआ, मतलब आपको कोई चीज़ अपने आपको कोई चीज़ फील हुई। उस फील होने का जैसे आपको सेंसेशन हुआ, आप उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? आपको एक अंदर से अंदर का एक अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति डेवलप होगी आपके अंदर माइंड में। मतलब आपका परसेप्शन डेवलप होगा उस सेंसेशन के प्रति। जब आपको परसेप्शन डेवलप होगा तो उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप? अब डेवलप हुआ, अब उस चीज़ को आप या तो मानोगे या नहीं मानोगे। ठीक है। अगर नहीं मानोगे तो वो चीज़ वहीं पे स्टॉप हो गई, अगर आप मानोगे तो फिर आगे उसके बारे में और सोचोगे। मतलब आप उस चीज़ को अब्जॉर्ब करोगे, और अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या, कौन सा वर्ड है हमारा? एसिमिलेशन। मतलब उस चीज़ को आप मान गए, जो भी अंदर अंडरस्टैंडिंग आई उसका आपने माना, फिर इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया? स्कीम बनाया। अब करना क्या है आगे का स्टेप? थर्ड। और फिर स्कीम जब फॉर्म हो गई तो एकोमोडेशन, तो उसके लिए फिर आपने फिर उसके एक स्थान दिया अपने माइंड में या फिर जो भी है फिजिकल वर्ल्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 2 4 3 1। कहाँ है? फोर्थ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला था, बहुत अच्छी वोकैब है, तो आसानी से कर लोगे, वरना थोड़ा परेशान करेगा। नेक्स्ट।
इन्हें हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है और लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर लेयर से आपको स्टार्ट करना है, सबसे अंदर वाली, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे चलना है। हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर आपने ज्योग्राफी में ही पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा होगा। देखो, हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है पूरा पानी से भरा जलमंडल, हिंदी में बोलते पूरा जल से भरा हुआ। बायोस्फीयर जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके पूरे एटमॉस्फेयर को बोलते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब जिसमें कि पूरे गैसेस का होता है। लिथोस्फीयर होता है हमारा जिसमें सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना, जमीन, जमीन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे अंदर क्या होगा इसमें, लिथोस्फीयर होगा, जमीन। जमीन के ऊपर पूरा जल भरा पड़ा है, जैसे समुंदर है, रिवर है, सब क्या है, पॉन्ड है, तो जमीन के ऊपर ही तो है, तो फिर उसका नंबर आएगा उससे ऊपर। फिर उससे ऊपर कौन सा आएगा हमारा, अब जमीन के ऊपर पानी, पानी के ऊपर क्या है, हम लोग हैं, मतलब पानी हमारा अगल बगल है, साथ में हम लोग भी तो हैं। तो पानी नीचे है और धरती थोड़ा सा ऊपर है जिस पर हम लोग रहते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको उनका अपना रहने का स्थान, तो वो कहलाता है बायोस्फीयर, जैवमंडल। और फिर उसके बाद हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ऊपर हवाएं है ना, एटमॉस्फेयर काफी ऊपर तक गया है आसमान में। फिर सबसे नीचे क्या होगा, लिथोस्फीयर, फिर इसके ऊपर हाइड्रोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है। असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, बहुत ही आसान है, बताऊंगा नहीं, सीधे मैं आपको आंसर लिखवाता हूँ। ए आएगा, फिर सी, बी, डी, ए सी बी डी, कौन सा है, थर्ड, फोर्थ। इन्हें अकॉर्डिंग टू द साइज स्मॉल टू लार्ज इनको अरेंज करना, मैंगो लीफ, पपाया लीफ, टामारिंडा लीफ, बनाना लीफ। टामारिंडा होता है इमली, इमली को बोलते हैं टामारिंड। तो टामारिंड इमली होती है, तो आपने इमली शायद नहीं देखा, बाकी सबने देखा होगा। बनाना का पत्ता देखा है, पपाया का भी देखा है, मैंगो का भी देखा है, टामारिंड का नहीं दिखा है। तो जिसने देखा है आसानी है, वरना मान लो थोड़ी देर के लिए मैं टामारिंड को स्किप, टामारिंड को आपने स्किप कर दिया, तो मैंगो लीफ, पपाया लीफ, बनाना लीफ में सबसे बड़ा पत्ता किसका आएगा, बनाने का, बनाना का आएगा ना, फोर्थ नंबर। अब मैंगो और पपाया में ये तो कॉमन सेंस है, मैंगो का पत्ता छोटा होता है, पपाया का बड़ा होता है, तो 1 3 4, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन तो चला गया। 1 3 4 थर्ड में दिख रहा है, 1 3 4 नहीं दिख रहा है, तो फोर्थ भी चला गया। अब 1 3 4 फर्स्ट, नहीं तो थर्ड। चलो, अब आपको टामारिंड मालूम है तो या तो फर्स्ट और में सब चूज कर लो, वरना आपको फंसा देगा। मैं बता देता हूँ, टामारिंड का पत्ता सबसे छोटा होता है उनमें, बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल एक उंगली के बराबर समझ लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ये भी जितने वर्ड्स आपको दिए हैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल मैनेजरियल वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, आसान वर्ड्स नहीं हैं। अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छी वोकैब है या फिर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल फील्ड से है, मैनेजमेंट फील्ड से है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं इन सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझाऊंगा, नॉर्मल वे, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करूंगा, ताकि ये क्वेश्चन अगर दोबारा है, क्योंकि एसएससी अपने क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा करता है, तो आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग दूंगा सारे ऑप्शंस के बारे में, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे में। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, कब करोगे, जब बनी होगी चीज़। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब क्या, आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आप एनालाइज करोगे, विचार करोगे। फिजिकल मॉडल, फिजिकल मतलब होता है जो चीज़ आप हाथों से टच कर सको, मतलब कि एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं फिजिकल। तो फिजिकल मतलब बन के चीज़ आपको तैयार है, उसको बोलते हैं फिजिकल मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडलिंग, कंसेप्चुअल मॉडलिंग और अगला है लॉजिकल मॉडलिंग, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, बताऊंगा। स्कीम रिफाइनमेंट, वही पीछे बात क्या था, स्कीम रिफाइनमेंट मतलब पहले कोई चीज़ बनी है, उसके ऊपर आप दोबारा उसको सही कर रहे हो, तो उसको स्कीम रिफाइनमेंट बोलेंगे। अब कंसेप्चुअल और लॉजिकल, कंसेप्ट और लॉजिक, इन दोनों वर्ड का अच्छे से मतलब मालूम होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखो, कॉन्सेप्ट और लॉजिक थोड़ा समझते हैं किसी चीज़ से। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो आपको चाय बनानी है, ठीक है, आपको मालूम है चाय
में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, चीनी पड़ती है, चाय पत्ती पड़ती है, दूध पड़ता है, पानी पड़ता है, ओके, और आग चाहिए उसके लिए। तो चाय बन गई, आपको सब कुछ मालूम, बस अदरक का बनना है तो अदरक डाल दो, या फिर जो भी आपको फ्लेवर के लिए डालना है डाल सकते हैं आप। तो मान लो मैं अदरक का चाय बना रहा हूँ तो आप अदरक डाल रहे हो, आपको मालूम है इतनी सारी चीज़ें से चाय बनती है, तो ये होगा कॉन्सेप्ट। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के लिए जो होती है वो कॉन्सेप्ट है। आपको मालूम है कि चाय बनाने का यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें चाहिए, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई। कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स समथिंग। अब लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो मालूम है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ये जिसको मालूम है मतलब आपको लॉजिक भी मालूम है। तो चाय बनाने के लिए आपको मालूम है पहले क्या पढ़ना चाहिए चाय में, फिर क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो फिर चाय अच्छी बनेगी, वरना कुछ और बन जाएगा, ओके। तो यही हमारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको लॉजिक बोलते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको होल अंडरस्टैंडिंग है ये चीज़ क्या है, कैसे है, लेकिन वो कैसे बनी है ये इसके लिए आपको मालूम है तो आपका लॉजिक है, ओके। चलो, तो चाय बनाने पहले मान लो आपको चाय बनाना तो पहले क्या मालूम होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, मतलब पहले आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कैसे क्या क्या चीज़ें पहले डालनी है ये आपको मालूम होना चाहिए, पहले ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, फिर आपको लॉजिक मालूम होगा, तो चाय अच्छी बनेगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के बाद लॉजिक ही आएगा, इतनी तो बात समझ में आ गई। करते हैं इस क्वेश्चन को, चलो। तो पहले इनमें क्या आएगा, आपको रिक्वायरमेंट, आपको मालूम होनी चाहिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कुछ बनाना है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको क्या क्या बनाना, मतलब रिक्वायरमेंट एनालाइज करोगे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। थर्ड आ गया, उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट आपको मालूम होगी कि आपको ये चीज़ चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें मैंने आपको ला के रख दिया, ठीक है, आपको सब कुछ मैंने दे दिया। और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ भैया ये चीज़ बनानी है, तो मैं ये चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी उसको मुझे सारी इकट्ठा कर दिया, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई उस चीज़ के प्रति, डेवलप हो गया, मतलब कि कॉन्सेप्ट एक तैयार हो गया। रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, उससे आपको ने सोच लिया, सब इकट्ठा कर लिया, अब कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि ये चीज़ें से ही हमारी ये चीज़ बनने जा रही है। फिर आप उस चीज़ को फॉलो कर स्टेप बाय स्टेप अब यूज़ करना चालू करोगे, मतलब लॉजिक, लॉजिक लगाओगे। लॉजिक लगाकर क्या करोगे आप उसको, आपने लॉजिक लगा दिया, फिर लॉजिक लगा के फिर क्या करोगे आप उस चीज़ को बनाना चालू करेगा, मतलब स्कीम जो भी होगा, जो भी फॉर्म देने जाओगे आप उसमें देखोगे कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, तो उसको रिफाइन करोगे आप दोबारा से। मान लो आपको पहले डालना था आपको दूध, आपको डालना था पहले पानी, आपने डाल दिया पहले दूध। तो इस प्रकार की चीज़ों को कहीं गलती तो नहीं होगी, गलती की दोबारा चाय बनाओ। तो स्कीम को आप रिफाइन किए, जब बन गई तो फिर पांचवा होता है फिजिकल मॉडल, मतलब उसको आप बना कर दिखाओ, मतलब जो चीज़ बनाना चाहते हो अब आपने उसको एक मॉडल दे दिया, एक ऐसी चीज़ को रूप दे दिया जिसके आप नॉर्मल टच कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वो होता है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। और फिर जब बन के तैयार होगी तो आखिरी क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका प्रयोग में लाओ, यूज़ करो। तो आखिरी क्या आएगा हमारा वन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सेकंड। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है। टेक एक्शन, सेलेक्ट प्रॉब्लम, कलेक्ट डेटा, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। डेटा कब इकट्ठा करते हो, जब आपके पास सामने कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब थर्ड, आप उसके अकॉर्डिंग डेटा इकट्ठा करते हो। फिर डेटा देखोगे डेटा हमारे काम का है कि नहीं है, अगर आप उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे। तो 1 3 2 4 1 फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे फूड, कोरोला, पोलन, स्टेमिन बायोलॉजी के वर्ड्स हैं, मतलब कि नॉलेज बेस्ड वर्ड्स हैं। बायोलॉजी बहुत अच्छे से, बायोलॉजी जिसने पढ़ी है वो कर लेगा क्वेश्चन को, जो बायोलॉजिकल फील्ड से नहीं है उसको तो भाई, मतलब बायोलॉजी के फील्ड से नहीं है उसको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को। वह में पढ़ा है तो अच्छी है, वरना बहुत मुश्किल होगा। फ्रूट तो सबको मालूम है, कोरला और पोलन, स्टेमिन, ये तीन वर्ड्स मैं समझा देता हूँ। पोलन आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, पोलन क्या होता है, पोलिनेशन बताया था ना, पोलिनेशन वैसा ही पोलन है। पोलिनेशन आपको बताया था कि कुछ माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जो कि हवा के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा
दूसरे फ्लावर पर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये बताया था आपको पॉलिनेशन प्रोसेस के बारे में। तो पॉलिनेशन प्रोसेस में जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं उनको पॉलन बोलते हैं। ठीक है, जो पॉलिनेशन प्रोसेस में जो भी माइक्रो पार्टिकल्स यूज होते हैं उनको पॉलन बोलते हैं। अब आता है स्टेमिन और कोरला क्या है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, तो यहाँ से इधर हो रहा है हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, इधर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है इधर जा रहा है। तो पॉलिनेशन में दो मेन पार्ट्स भाग लेते हैं। एक होता है हमारा स्टेमिन, जो ऑप्शन में लिख रखा है नाम, और एक होता है स्टिग्मा। स्टेमिन फ्लावर का वो पार्ट होता है जो पॉलन को प्रोड्यूस करता है। ये जो पॉलन लिखा है ना, जो पॉलन को प्रोड्यूस करता है वो स्टेमिन पार्ट होता है फ्लावर का, और जो पार्ट उस पॉलन को यहाँ पर रिसीव करता है वो स्टिग्मा होता है। तो फ्लावर का दो पार्ट्स हैं, एक होता है जो पॉलन को प्रोड्यूस करता है उसको स्टेमिन बोलते हैं, और जो पार्ट उसको रिसीव करता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है, बिल्कुल चिपचिपी से होता है, तुरंत उस पार्टिकल को अपने में अट्रैक्ट कर लेता है, स्टिग्मा ये होता है। तो स्टिग्मा और स्टेमिन दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोड्यूस करता है और रिसीव करता है। अब आती है बात कि कोरला क्या है। कोरला क्या है, आपने देखा होगा जब फ्लावर पूरी तरह से डेवलप होने से पहले एक कली के रूप में रहता है। तो कली के रूप में जब रहता है ना, तो उसको क्या है, सारे का अंदर वाले फूल पेटल से ढके रहते हैं, और फिर जब फूल पूरा खिल जाता है तो वही पेटल्स किनारे पे लग जाते हैं। तो कोरला क्या है, कोरला वही पेटल्स, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी फ्लावर का उसको बोलते हैं हम लोग कोरला। और आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है फ्लावर का, पेटल्स होता है। तो कोरला क्या है, आउटर मोस्ट लेयर मतलब पेटल का जो कलेक्शन है उसको कोरला बोलते हैं। ठीक है, अब इनको हम लगाएं तो कैसे लगाएं, अरेंज में सारी बातें समझ में हमको आ गई। तो फ्रूट, कोरला, पोलन और स्टेमिन। तो देखो अब इनको ऑर्डर में हम लगा कैसे सकते हैं। तो सबसे इनर वाले पार्ट से स्टार्ट करो और आउटर की तरफ आप जाओ। फ्रूट, कोरला, पोलन, स्टेमिन। तो पोलन क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, सबसे छोटे होंगे। और स्टेमिन उनसे बड़ा है, उसके अंदर रहता है ना पोलन, तो फोर्थ होगा। और कोरला और फ्रूट में क्या है, तो कोरला छोटा है, पेटल्स होता है, और पेटल्स सबका सबको मिक्स करके क्या बनता है हमारा लास्ट में फ्लावर, और वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता था। वन आ जाएगा। आंसर कौन सा हमारा मैच कर रहा है, फर्स्ट। इन्फेंसी, प्यूबर्टी, एडल्ट और चाइल्डहुड, काफ़ी वर्ड आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में। एक नया वर्ड आया है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब होता है जब आप मेच्योरिटी की तरफ जस्ट पास हो, बस पहुँचने ही वाले हो, मतलब आपके सारे बॉडी में हार्मोन्स डेवलप हो चुके हैं, आप एडल्ट जस्ट जस्ट होने से पहले की जो स्टेट होती है उसे प्यूबर्टी बोलते हैं। आपकी बॉडी मतलब मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, आप एडल्ट जस्ट पहुंचने वाले हो, आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स डेवलप हो चुके हैं, आपकी बॉडी पूर्ण रूप से ग्रोथ हो चुकी है, उसको बोलते हैं मतलब प्यूबर्टी की स्टेज। तो पहले इसमें क्या आएगा आपको, इन्फेंसी, प्यूबर्टी, एडल्ट या चाइल्डहुड। तो पहले आप इन्फेंसी की स्टेज पर रहोगे, इन्फेंट बच्चा, फिर आप चाइल्डहुड पर जाओगे, और फिर प्यूबर्टी और एडल्ट, एडल्ट प्यूबर्टी के बाद। तो 1 4 3 2 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ब्रह्मपुत्र, चिल्का, अटलांटिक, बे ऑफ बंगाल, सारे वाटर के कलेक्शन है। तो सबसे छोटा है इसमें चिल्का लेक, आपने सुना होगा उड़ीसा के अंदर आती है, चिल्का लेक है ये, चिल्का झील। सी, उससे बड़ा क्या है हमारा, ब्रह्मपुत्र रिवर है। फिर अटलांटिक और बे ऑफ बंगाल, अटलांटिक ओशियन है और बे ऑफ बंगाल एक सी है, तो सी से बड़ा होता है हमारा ओशियन। तो डी बी, सी ए डी बी थर्ड ऑप्शन। फार्मर फूड सीड कल्टीवेशन, मतलब फसल कल्टीवेशन मतलब फसल लगाना और काटना। तो फार्मर पहले क्या करेगा, सीड सॉइल में लगाएगा, बीज बोएगा, फिर उसे काटेगा, और फिर जो फसल बनेगी उसको हम फूड के रूप में यूज करेंगे। 1 2 4 3 फर्स्ट ऑप्शन।
देखो कितने आसान है, कभी कभी बहुत आसान भी आते हैं। विविंग क्लॉथ, कॉटन और थ्रेड। तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, विविंग करेंगे तो विविंग के लिए हमें धागा चाहिए होता है, मतलब थ्रेड चाहिए होता है। और थ्रेड किससे बनता है हमारा, कॉटन से बनता है। आपको बता चुका हूँ कॉटन कैसे डेवलप होता है हमारा, बाकी पहले पार्ट दूसरे पार्ट में आप जाकर देखो जरूर। तो थ्रेड कॉटन से बनता है, तो पहले कॉटन चाहिए, कॉटन एक फसल होती है, फिर उससे थ्रेड बनाई जाती है। उस थ्रेड को जब हम वीविंग करेंगे, बुनाई करेंगे, सिलाई बुनाई करेंगे, तो कपड़ा बनेगा। 2413 फर्स्ट ऑप्शन। सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, एटम और प्रोटॉन। इनमें सबसे छोटा क्या है, प्रोटॉन। एटम के अंदर प्रोटॉन और तीनों होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा रखे तो एटम। एटम मॉलिक्यूल के अंदर होता है और मॉलिक्यूल सब्सटेंस के अंदर होता है। तो DBCA फर्स्ट। प्लांट, फ्रूट, सीड, सीडलिंग लगाते हैं तो पहले हम सीड बीज डालेंगे, फिर वो सीडलिंग बनेगा। सीडलिंग होता है एक छोटा सा पौधा, इतना छोटा कि उसको हम ट्रांसफर करके कहीं और भी लगा सकते हैं। आपने देखा हो कभी कभी खेत, जैसे हम बीज डालते हैं ना तो कुछ पौधे निकलते हैं, तो अगर उनको ज़मीन से उखाड़ो ना तो साथ में बीज भी चला आता है वो। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं सीडलिंग। बिल्कुल सैपलिंग एकदम छोटा सा होता है, वही डेवलप हो क्या बनेगा, हमारा प्लांट बनेगा। और फिर उस प्लांट में हमारे फ्रूट्स लगेंगे। तो BDAC कहाँ है, बी से स्टार्टिंग हो रहा है सेकंड, लेकिन है नहीं। बी खत्म हो रहा है हमारा थर्ड, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर BDAC कहीं पर है। देखो BDA लगातार यहाँ पर आ रहा है, लेकिन C सबसे पहले आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस उल्टा लिया। आपको मैं एक पार्ट, एक दो क्वेश्चन करवाया था। एक क्वेश्चन बताया था कि पहले बीज लगाओ, फिर उसे करते करते फिर हम फ्रूट मिलता है। और एक क्वेश्चन मैंने एक और कराया था, पार्ट फर्स्ट या सेकंड कहीं पे, कि सब कुछ करो लास्ट में फ्रूट से बीज मिलता है। बताया था क्वेश्चन आपको, अगर आपने पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देखिए उसको। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फलों के बाद बीज मिलता है। जैसा बताया था, आम का एग्जाम्पल लिया था कि आम आप खाओ तो फिर लास्ट में गुठली मिलती है। वो क्या करती है, गुठली दोबारा डाल दो तो फिर आपका आम का पेड़ बन जाता है। तो फलों से सीड मिलता है। BDA, हाँ। तो C क्या है हमारा, फ्रूट। इस ऑप्शन में क्या है, BDA तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है हमको, लेकिन C प्रॉब्लम कर रहा है हमको। C नहीं है, C पहले आ रहा है। तो क्या C पहले रख सकते हैं, आप चेक कर लो यहाँ पे। C क्या है, फ्रूट। तो फ्रूट के बाद भी, हाँ सीड, हाँ फलों से बीज मिलता है। उस बीज को हम लगाएंगे तो प्लांट बनेगा, फिर सीडलिंग बनेगा, फिर प्लांट बनेगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, वाई विब्योर, इसके अकॉर्डिंग आपको उनको लगाना है ऑर्डर में। सातों सातों के अकॉर्डिंग लगा लो तो पहले 7 आएगा, फिर 2 आएगा, 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5। पहला ऑप्शन इतने समझ गया। आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट, ड्रामा, प्रैक्टिस और फीडबैक। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वो होते हैं जो नाटक प्ले करते हैं, जो प्ले करते हैं। तो उनको कब प्ले करने का मौका मिलेगा, जब उनके पास कहानी आएगी, कोई स्क्रिप्ट आएगी। थर्ड, वो स्क्रिप्ट हम लेके जाएंगे आर्टिस्ट के बाद, जैसे कोई एक्टर हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करके फिर ड्रामा प्ले करेगा, और फिर फीडबैक उसके बाद उसको दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सेकंड। गाय जब दूध देती है तो दही जमती है, फिर दही से बटर निकलता है, फिर बटर के बाद उसको थोड़ा सा और आप गिलोय कर दो, क्या बन जाएगा, घी निकल जाएगा। DBCEA थर्ड। ब्रदर, फादर, सन इन लॉ, हस्बैंड और सन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जनरेशन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फादर हम ऊपर रखते हैं जनरेशन में, फादर के बाद ब्रदर, सन इन लॉ और सन। सन नीचे आएगा, फादर के नीचे आएगा सन। तो फादर किसी का होगा तो मान लो ये बंदा है, इसका फादर ऊपर है और इसका सन नीचे है, ये सन मैंने कर दिया।
अब देखो, अब फिर इसका ब्रदर कहाँ पे होगा, इसी के लेवल में ब्रदर होगा। सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब इसका बेटी का हस्बैंड, तो मान लो यहाँ पर लिखा है सन इन लॉ, सन इन लॉ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लॉ लिख देता हूँ। उसके बाद हस्बैंड कहाँ होगा इसका, तो इधर इसका हस्बैंड होगा। अब लगाते हैं इनको, सबसे बड़ा कौन है, फादर है, मतलब कि थर्ड। अब थर्ड के नीचे देखो जनरेशन ही आ रही है जिसमें हस्बैंड भी है और ब्रदर भी है, किसको डाले, पहले कौन आएगा, हस्बैंड या ब्रदर, तो जनरेशन सेम ही है, कौन बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में करने का तरीका है, एक ही तरीका है, पॉसिबल आंसर है। वैसे तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको चूंकि आंसर मारना ही है, तभी सोचो कि भैया हस्बैंड है यहाँ पे, मतलब कि शादी हो चुकी है, या ब्रदर है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है शादी के बारे में। शादी पहले किसकी होती है, जो बड़ा होता है, हस्बैंड मतलब बड़ा होगा, और फिर छोटा कौन होगा, ब्रदर। तो हस्बैंड किस नंबर पे है, 2 आएगा, उसके बाद फिर ब्रदर का नंबर आएगा, ब्रदर है हमारा 1 नंबर पे। अब नीचे आते हैं सन इन लॉ और सन, तो सन इन लॉ मतलब क्या हुआ, उस बंदे की शादी हो चुकी है, और सन की शादी नहीं हुई, तो सन इन लॉ बड़ा हो गया हमारा, और सन चला गया नीचे। तो इसको मैंने एज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। तो छोटे से बड़े चले तो 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3, कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहले ऑप्शन को देखो उल्टा, 4 5 1 2 3, फर्स्ट आंसर है। ये इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर है, आपको पॉसिबल मारना है, एग्जैक्ट नहीं आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन में पॉसिबल ऑप्शन फर्स्ट ही है, बस और किधर का, बस वही है, एज के अकॉर्डिंग और शादी का कॉन्सेप्ट, बस। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण, मतलब कि आपका आहार जो आप लेते हो, खाते हो, फिर जब जो भी आप खाते हो वो पहले डाइजेस्ट होना चाहिए। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर बॉडी में उसको ऑब्जर्व कर लेगी, जो भी इसमें चीज़ें हमारे काम की होंगी, जो हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, वो हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेगी। जब तक वो डाइजेस्ट होगा नहीं, बॉडी में जाएगा नहीं और बॉडी को लगेगा नहीं, तो पहले डाइजेस्ट होना चाहिए, फिर ऑब्जर्व होना चाहिए। ऑब्जर्व होने के बाद जो चीज़ें बचेंगी वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, मतलब कि मोशन के थ्रू हमारी बाहर निकल जाती है। तो पहले क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन, खाना खाओ, डाइजेस्ट होगा, जो बॉडी इसको ऑब्जर्व करेगी, फिर एक्सक्रीट कर देती है। 3 2 1 4, फोर्थ चैप्टर, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन। मैं क्वेश्चन कराया था और इंडेक्स के बारे में अच्छे से बताया था, यहाँ पर बता देता हूँ। इंडेक्स का मतलब जो बताया था वो भी है, एक और है। देखो क्या है ना, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके मीनिंग जो भी, उसके बहुत, देखिए एक वर्ड का बहुत सारे मतलब होते हैं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा मतलब यहाँ पर फिट बैठेगा वो सोचना पड़ेगा आपको। वहाँ पे जो क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे इंडेक्स का जो मतलब बैठ रहा था, मैं उसको अकॉर्डिंग उसको सेट किया था, उसका ऑप्शन में टिक किया था। अब यहाँ पे जो हमारा मतलब बैठेगा उसका जो मीनिंग बैठेगी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक करूंगा। तो इंडेक्स को हम लोग सिनोनिम लगाते हैं, कंटेंट्स का भी एक सिनोनिम होता है हमारा इंडेक्स, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी एकदम लास्ट में होता है, बुक के एकदम लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखी रहती है। सारे आपने देखा होगा, बिब्लियोग्राफी मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, सारे बुक्स का नाम जहाँ से ये बुक बनाई गई है, बिब्लियोग्राफी बस इसका मतलब एक ही होता है। और प्रीफेस क्या होता है, हिंदी में तो प्रस्तावना, प्रीफेस बिल्कुल बुक के शुरुआत में होता है, बिल्कुल शुरू शुरू में होता है हमारा प्रीफेस। इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रीफेस के बाद आता है इंट्रोडक्शन, हमारा बुक के बारे में आपको बताया जाएगा, ये चीज़ें हैं। चैप्टर, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन। अब देखो तो पहले क्या आएगा, प्रीफेस, बिल्कुल बुक की शुरुआत में ही होता है प्रीफेस, तो 5 नंबर तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, इंडेक्स या इंट्रोडक्शन, तो कंटेंट्स उसके बाद आता है।
फिर इंट्रोडक्शन होता है, कंटेंट्स में सारे बुक का नाम, सारे चैप्टर्स का नाम विथ पेज नंबर रहता है। और यहाँ पे हमारा, अगर आप इंडेक्स मतलब कंटेंट आपको बताया मैं, अगर आप इंडेक्स को मान लो आप स्किप भी कर देते हो, चलो मैं बाद में रखता हूँ, उसको देखूंगा। तो इंट्रोडक्शन, चलो बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपका चैप्टर चालू हो जाएगा, चैप्टर खत्म, बुक पूरी खत्म, लास्ट में बिब्लियोग्राफी आ जाएगा। ये वाला क्रम देखो कहाँ पर है, 5413, 5413, 5413, 12 3 में है। और 2 कहाँ आया है, यहाँ पर आया है, देखो आंसर हमारा 3rd होगा। ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, आप कर लेना, बता चुका हूँ आपको। छोटा बच्चा होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे दिया गया है, ट्रैवलिंग, रनिंग, वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। छोटा बच्चा पहले क्या करता है, ट्रैवल करता है, माँ बन के चलता है फर्स्ट, फिर वो बैठता है सिटिंग, फिर खड़ा होता है स्टैंडिंग, फिर वॉक करता है वॉकिंग, और फिर रन करता है। तो 1 2 4 5 3, 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। डायग्नोसिस, पोस्ट ऑपरेशनल केयर, ऑपरेशन और डिस्चार्ज। तो पहले आपका रोग डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस होगा, फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो भी केयर केयर करना होगा, पोस्ट ऑपरेशन केयर, वो किया जाएगा, और फिर आपको लास्ट में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो पहले क्या आएगा हमारा, डायग्नोसिस, फिर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन और 3rd आंसर। सर पैकेज, स्टोर, वेजिटेबल, प्रिपेयर और कट। आप किसी चीज़ को कुछ बनाने के बाद आप कैसे सर्व करते हो, वही चीज़ दिया गया। मान लो आप सब्जी बना रहे हो, तो कैसे कैसे क्या 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 आप परोसो को कैसे, वो बताया गया। तो पहले क्या करोगे आप, सब्जी लोगे, कट करोगे, फिर इसको बनाओगे, बनाने के बाद उसको आप पैक करोगे, फिर स्टोर करोगे, जहाँ रखना चाहिए वहाँ पर रखोगे, और फिर वहाँ पर रख करके उसको फिर लेके जाओगे उसमें उसको। तो 2 6 4 3 5 1। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। छोटे बच्चे से समझे इस क्वेश्चन को। छोटा बच्चा पहले क्या करता है, पहले सुनता है बातों को, फिर उसी चीज़ को बोलता है, जैसा सुनता है वैसे बोलता है। 2 3 वर्ष तक बच्चा ऐसे करता है, जैसा सुनता है घर में वैसे बोलता है। उसके बाद जब पढ़ने जाता है तो फिर वो पहले पढ़ता है, शुरू की क्लासेस में LKG UKG और नर्सरी सब, इसमें बच्चा क्या करता है, पहले पढ़ने सीखता है, बहुत सारे पोएम्स पढ़ता है, उसको पढ़ाया जाता है, फिर बाद में पेंसिल पकड़ के लिखने स्टार्ट करता है। तो क्या होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, 3rd ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, एडल्टहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, आपको समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, साइज के अकॉर्डिंग इनको डालिए। तो हर्ट, हर्ट मतलब झोपड़ी, उससे बड़ा हाउस, उससे बड़ा बंगला, और फिर लास्ट में पैलेस, 4th ऑप्शन। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इसका भी स्केल आपको बता चुका हूँ, पैमाना मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलो सब बता चुका हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप लगाओगे, पार्ट 2 बताया था, उसको देखो। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। सबसे बड़ा इसमें क्या है, किलो बड़ा है ना, किलो। फिर इसका छोटा क्या आएगा हमारा, मीटर, फिर डेसी, और लास्ट में सेंटी। तो 1 3 4 2 पहला। इवेल्युएशन, रिकैप, मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन एंड अनाउंसमेंट। ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल वे से समझते हुए इसको करना है। जैसे मान लो आपको किसी बंदे से काम कराना है, तो पहले क्या करोगे, आप उसको मोटिवेट करोगे, फिर क्या करना है उसको भी बताओगे उस काम के प्रति। आप अब मान अब आप अपने आप को एग्जाम्पल में ले लो, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो पहले आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको SSC का एग्जाम देना है, तो पहले आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। फिर आपको मालूम होना चाहिए आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, आपको आपका ना एम मालूम होना चाहिए। तो मोटिवेशन के बाद आपको एम बताना पड़ेगा,
फिर इस उस एम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या करोगे, प्रेजेंटेशन, मतलब आप अपने आप को तैयार करोगे। अब तैयारी करोगे मतलब काफी लंबे समय तक, जो भी आपको चाहिए। फिर उस तैयारी के बाद क्या होगा, आपका एक आया एवेल्युएशन और एक आया। एवेल्युएशन मतलब होता है किसी आदमी का कितना वैल्यू है, वो चीज़ उसमें एस्टिमेट की जाती है। लेकिन क्या प्रेजेंटेशन के बेस पर कर दोगे, नहीं, उसका कोई टेस्ट लोगे और फिर उसके बेस पे निकालोगे कितना वो वैल्यूएबल पर्सन है। तो प्रेजेंटेशन मतलब आपने तैयारी किया, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए पूरा तैयार कर दिया। और फिर रिकैप मतलब होता है किसी चीज़ का आपको समरी। रिकैप मतलब होता है किसी चीज़ का समरी, आपको पूरा पूरा मेन पार्ट आपको बता दीजिए, वो होता है रिकैप। उसको समझ लो आप एग्जाम की तरह, आपने तैयारी किया मतलब आपको प्रेजेंटेशन तैयार किया और फिर रिकैप किया मतलब आपने एग्जाम दिया। पूरे एक साल की पढ़ाई का आपने 2 घंटे में एग्जाम दिया और फिर इसके अकॉर्डिंग आपका एवेल्युएशन हुआ, आप कितने वैल्यूएबल है, आपकी वैल्यू है कि नहीं उस एग्जाम के लायक। तो 5 4 2 3 1 आपको नॉर्मल एग्जाम्पल से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है, शायद समझ में आया होगा। थर्ड, अपार्टमेंट स्ट्रीट कम्प्लेक्स टाउन बिल्डिंग। अपार्टमेंट का भी नाम सुना है आपने, सारे वर्ड्स का अपना नाम सुना, लेकिन थोड़ा सा इनमें आपको रिलेट कर देता हूँ मैं। अपार्टमेंट और कम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग है दोनों, क्या मतलब होता है। अपार्टमेंट होता है जैसे कि मान लो आप एक किसी बिल्डिंग में काफी सारे फ्लोर हैं, तो एक फ्लोर मान लीजिए चार आपको फ्लैट टाइप के हैं। एक में कोई रहता है 2 BHK, 4 2 BHK है मान लो, तो हर BHK क्या है, एक अपार्टमेंट कहलाएगा। एक फ्लोर पे 4 2 BHK हैं, तो हर BHK एक BHK क्या कहलाएगा, अपार्टमेंट कहलाएगा। मतलब एक फ्लोर पे अगर 4 BHK मतलब 4 अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट सबसे छोटा होगा। उस अपार्टमेंट, काफी सारे अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नाम ही है कॉम्प्लेक्स, मतलब काफी सारे अपार्टमेंट का कलेक्शन, कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। और बिल्डिंग के बीच में क्या बनी रहती है, बिल्डिंग जब 2 3 हो गया आसपास में तो स्ट्रीट डेवलप हो जाएगा और फिर इस तरह से हमारा टाउन डेवलप हो जाएगा पूरा। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, पहला। विंडो फ्लोर रूफ फाउंडेशन वेंटिलेटर, आपको वैसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जी। बहुत अच्छा एक फाउंडेशन होना चाहिए। फिर इस फाउंडेशन में क्या होगा, पूरा बिल्डिंग खड़ी होती है। इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, विंडो फ्लोर रूफ वेंटिलेटर। तो फ्लोर तो देखो, फ्लोर आपको ग्राउंड फ्लोर भी होता है, ऊपर भी फ्लोर होता है हमारा, तो पूरा बन के तैयार हो जाता है। तो फ्लोर वाला को भी मैं स्किप करता हूँ, थर्ड को देखता हूँ कहाँ फिट बैठता है। विंडो का लगाता हूँ, विंडो, और जब विंडो बने तो इसमें वेंटिलेटर लगाएंगे और फिर आखिरी में हमारा छत बनेगा। था 2 1 4 5 कहीं दिखाई दे रहा है, 2 1 4 5, 2 1 4 5 देखो इधर भी है, इधर भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। अब देखो फर्स्ट सेकंड में कौन सा ऑप्शन में हमारा फिट बैठेगा। 2 1 4 5 के पहले क्या थर्ड आ सकता है, फ्लोर बन सकता है पहले हमारा, नहीं ना, तो पहला तो ऐसे क्रॉस हो गया हमारा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, एक बचा। ठीक है, तो मतलब फ्लोर यहाँ पर आ रहा है, मतलब ग्राउंड फ्लोर की बात किया है यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ऐसे एलिमिनेशन करके भी क्वेश्चंस किया जाता है। एलिमिनेशन बहुत अच्छा टेक्निक होता है, हर जगह नॉलेज ही काम नहीं आती है, आपको एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन करना होता है, ये स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए। रिवोल्यूट ट्रिब्यूटरी सी ओशियन रिवर रेन, इसको आप साइज के अकॉर्डिंग लगाइए, किसमें पानी की क्वांटिटी किसमें सबसे ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ओशियन में तो भैया सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम सी में होती है, तो 2 के पहले 5 आएगा। फिर उससे कम कहाँ होती है हमारी, रिवर, रेन, ट्रिब्यूटरी और रिवुलेट। देखो आपको बताया था मैंने कि रिवुलेट क्या होता है, रिवुलेट हमारा ग्लेशियर से बड़ा होता है, ग्लेशियर से बड़ा होता है और रिवर से छोटा होता है, मतलब रिवर से तो पहले ही आएगा, तो इधर 1 आएगा फिर इसके बाद 4 आएगा, कंफर्म। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है जैसे मान लो ये गंगा नदी पड़ा होगा, गंगा नदी से जा रही है, तो बाद में आके इधर यमुना इधर टच कर जाती है, मिल जाती है इलाहाबाद में, फिर इधर घाघरा, फिर इधर घाघरा आती है, फिर गोमती मिलती है, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं इसमें। तो जो नदियाँ मेन मेन कौन सी रिवर है हमारी, गंगा है। अब गंगा से आके काफी सारी नदियाँ मिल रही हैं, ये सब साइड से आकर जो मिलती है ब्रांच टाइप का, वो ट्रिब्यूटरी कहलाते हैं, सहायक नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ये छोटी होती है मेन रिवर से, ठीक है ना।
तो रिवर से छोटा कौन होगा? थर्ड ट्रिब्यूटरी। अब रिवोल्यूट कहाँ पर होगा? रिवर से छोटा। अब क्या ट्रिब्यूटरी से भी छोटा रहता है? आपको मालूम नहीं मालूम है, तब देखो 1 3 4 जो आपको उसको फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, बाकी को देखो 1 3 4 5 2 किस ऑप्शन में दिया है हमारा? 1 3 4 5 2। आप देखो तो हाँ रेन, एक चीज और छूट गया, रेन। रेन क्या होगा हमारा? रेन जो होगा हमारा, सबसे कम पानी कहाँ होता है? रेन में होता है। तो 6 नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले आएगा। फोर्थ ऑप्शन कट गया हमारा। अब 6 के बाद 1 3 4 5 2, ऑप्शन कौन सा है हमारा? थर्ड। जो ट्रिब्यूटरी होती है वो रिवोल्यूट से बड़ी होती है। एपिलॉग, चैप्टर, इंडेक्स, प्रोलॉग और कवर। एपिलॉग और प्रोलॉग दो वर्ड आपको बताता हूँ। प्रोलॉग होता है किसी भी चीज़ के स्टार्ट होने से पहले जो बातें जोड़ी जाती हैं या बताई जाती है उसे प्रोलॉग बोलते हैं। और एपिलॉग होता है किसी चीज़ के होने के बाद जो लास्ट में चीज़ें ऐड की जाती हैं, बताई जाती हैं, उसको एपिलॉग बोलते हैं। जैसे कवर, कवर पहले आएगा। कवर के बाद क्या आएगा हमारा? या तो इंडेक्स आएगा या प्रोलॉग आएगा। तो मान लो मैंने प्रोलॉग डाल दिया। उसके बाद चैप्टर, उसके बाद एपिलॉग। अब इंडेक्स कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। मान लो आपको नहीं मालूम तो क्या देख लो, 5 4 2 1 कहाँ पर आ रहे हैं? 5 4 2 1 सेकंड में आ रहा, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारा, सेकंड करेक्ट। 5 4 2 1 मतलब थर्ड यहाँ पर आ रहा है, मतलब कवर के बाद सीधे आपका इंडेक्स आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ऐसे करते हैं, ये है एलिमिनेशन तरीका। जितना आपको मालूम है उसको अनुसार आपने लगा दिया। पॉल्यूशन, डेथ, डिसीज और पॉपुलेशन। पॉल्यूशन कब होगा? जब पॉपुलेशन बढ़ेगा। पहले बहुत कम पॉपुलेशन था तो पॉल्यूशन कम हुआ करता था। जितना इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते गई, पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ता गया। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, फिर बीमारियां होंगी या फिर मौतें भी होंगी। थर्ड ऑप्शन। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो उनको। एटम, मॉलिक्यूल, मैटर, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, फिर उससे बड़ा होता है एटम, फिर मॉलिक्यूल और फिर मैटर। ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन मान लो फर्स्ट। मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मेगा, टेरा, किलो और गीगा। सबसे छोटा था इसमें देखो तो किलो बाइट है, फिर इससे बड़ा मेगा बाइट, फिर इससे बड़ा गीगा बाइट, फिर इससे बड़ा टेरा बाइट। 2143, 2143 फोर्थ ऑप्शन। बताया था आपको, एक 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1000 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1000 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट इक्वल टू 1000 गीगाबाइट। ये स्केल याद रखना। एक बात और, ये स्केल अप्रॉक्स है, वैसे तो 1000 की जगह पर 1024 होता है, लेकिन अप्रॉक्स में 1000 लेकर चलते हैं। जहाँ पर मैंने बताया ना 1000 पर 1024 है, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। ऐसे होता है, लेकिन अप्रॉक्स में 1000 लेकर चलते हैं। इनको भी एटॉमिक एज, मेटेलिक एज, स्टोन एज और एलॉय एज, इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में रखना है। और बताना है कि जब मीनिंगफुल ऑर्डर में रखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा। बात कर चुके हैं, पहले स्टोन एज था, उसके बाद आपका मेटेलिक एज आया, फिर एलॉय का एज आया, फिर लास्ट में हमारा एटॉमिक एज आया था। तो थर्ड पे क्या आया? एलॉय। तो थर्ड पोजीशन पे क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट लिखा है ना यहाँ पे, जो सबसे पहले क्या होता है वो लिखना है। तो एलॉय हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बेस्ट वे टू ऑर्डर द प्रोग्रेशन इन हार्डवेयर। हार्डवेयर में कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुआ, प्रोग्रेस हुआ, वो बताना है। सिलिकॉन चिप्स, वैक्यूम चिप्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर आपने कंप्यूटर का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगा तो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, कंप्यूटर्स में पहले वैक्यूम चिप्स यूज हुआ करता था, फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उसकी जगह पर रिप्लेस हो गया।
फिर थर्ड जनरेशन में हमारा थर्ड और फोर्थ जनरेशन हमारी आईसी आ गई, आज भी चलती हैं आईसी। और उस आईसी का और डेवलप्ड फॉर्म जो है सिलिकॉन चिप्स, अब आगे और छोटी हो गई हैं। तो आईसी का एक नेक्स्ट फॉर्म है सिलिकॉन चिप्स, वो आजकल सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, बहुत इसलिए वो चीज़ें बहुत छोटी होती चली गई। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा थर्ड। स्टोन, रॉक, हिल, सैंड, बोल्डर, इनमें सबसे छोटा क्या हो सकता है? सैंड, सैंड होता है, बालू। सैंड मिलकर हमारा स्टोन बना सकते हैं। इतने से आंसर हमारा फर्स्ट हो गया और कहीं नहीं है क्रम में। और फिर स्टोन मिलकर हमारा क्या बना सकते हैं? रॉक, बताया था रॉक के बारे में आपको, पार्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड देखो दिखाई देगा आपको, बताया था मैंने आपको। फिर रॉक मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? बोल्डर और फिर हिल। आंसर है हमारा फर्स्ट। मीनिंगफुल सीक्वेंस पर रखो इनको, पेंटर, राइटर, सेलर, पब्लिशर और एडिटर। तो पहले राइटर कोई चीज़ लिखेगा, फिर एडिटर उस लिखने का जब पूरा लिख देगा तो फिर एडिटर उसको देखेगा कहीं गलती तो नहीं है, उसको एडिट करेगा, सही करेगा। जब राइटर का काम और एडिटर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? प्रिंटर के पास। वो उन सबको प्रिंट कर देगा पेजेस में, लूज पेज में। और फिर वो लूज पेज जाएगा पब्लिशर के पास उस बुक को पब्लिश करने के लिए, इसको आप पब्लिश कर दीजिए। और फिर पब्लिश करने के बाद बुक कहाँ जाएगी? दुकानदार के पास, मतलब सेलर के पास, वो वहाँ से बेचेगा अपने कस्टमर को। तो ये क्रम हमारा चलेगा, सेकंड ऑप्शन। इसी के साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर का टॉपिक पूरा होता है। आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इससे हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। स्टडी केयर शुरू पर आने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके।